गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं इतिहास की तृतीय चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, है ना। महाभारत के संदर्भ में परिवार की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्था थी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य, जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी थी, जो परिवार बने थे, है ना। परिवार क्योंकि समाज की मूल इकाई का निर्माण करने वाला आधार स्तंभ था। और महाभारत के संदर्भ में, महाभारत काल या विचाराधीन काल में, महाभारत के संबंध में जो समाज और परिवार की जो व्यवस्थाएं बनी थी, इनकी चर्चा विस्तृत रूप से आज हम लोग करेंगे। कल की कक्षा में हम लोगों ने बंधुत्व, है ना, और जाति के बारे में, बंधुत्व और जाति के बारे में विस्तृत चर्चा किए थे। आज की कक्षा में विवाह के बारे में, महाभारत के संदर्भ में विवाह के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। विवाह विचाराधीन काल में एक पवित्र धार्मिक कर्म के रूप में स्वीकार किए जाते थे, न कि समझौता के रूप में। जैसे वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं, विवाह एक समझौता के रूप में विवाह को देखते हैं लोगों के द्वारा। जैसे वैष्णव संस्कृति की बात करते हैं, कहीं की भारत में विवाह को एक समझौता के रूप में देखा जाता है, किंतु प्राचीन काल में, है ना, या विचाराधीन काल में विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता था। धार्मिक कार्यों के सफल संपादन के लिए या यज्ञ हवन अनुष्ठान करने के लिए विवाह को आवश्यक माना जाता था। किसको आवश्यक माना जाता था? विवाह को। विवाह का अर्थ क्या होता है? वर के यहाँ वधु को जाना या ले जाना, वधु को वर के घर ले जाना, ये क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। इस विवाह का उद्देश्य क्या होता था? धार्मिक कार्यों के संपादन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए। क्योंकि महाभारत काल में या विचाराधीन काल में जो समाज था, वो समाज कैसा था? पितृ प्रधान था या पितृवंशीय समाज था। कैसा था समाज? पितृवंशी समाज था या पितृ प्रधान समाज था। और पिता के वंश को, किसको? पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को अति आवश्यक माना जाता था। पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को अति आवश्यक माना जाता था। इसलिए इस विचाराधीन समय में पुत्र का स्थान, है ना, पुत्र को महत्वपूर्ण दिया जाता था। पिता की संपत्ति पर पुत्र के अधिकार को स्वीकार किया जाता था, जबकि पुत्रियों को भिन्न दृष्टि से देखा जाता था। पुत्रियों का अधिकार पिता की संपत्ति पर नहीं माना जाता था। इसलिए पितृवंशी समाज में पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से, है ना, धार्मिक कार्यों के संचालन के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से विवाह जैसे पवित्र कार्यों का संपादन किया जाता था। और ये जो विवाह है ना, ये दो प्रकार से किया जाए। वैसे विवाह के तो 8 प्रकार की व्याख्या की गई है, लेकिन इन 2 तरीकों से विवाह किए जाते थे। पहला है अंतर विवाह। पहला किसको कहते हैं? अंतर विवाह। अंतर विवाह वह विवाह है जिसमें एक ही कुल, जाति, है ना, वर्ण के लोगों का या एक ही स्थान में रहने वाले लोगों का आपस में विवाह को अंतर विवाह के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में इनकी डिफिनेशन कुछ चेंजेस है। हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन परिवार और विवाह के संबंध में। तो अंतर विवाह किसे कहते हैं? एक ही जाति, एक ही गोत्र, एक ही कुल या एक ही क्षेत्र में, एक ही स्थान में रहने वाले लोगों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, उसको अंतर विवाह के नाम से जानते हैं। दूसरा है बहिर्विवाह। दूसरा क्या है? बहिर्विवाह। एक कुल से दूसरे कुल में या एक गोत्र का दूसरे गोत्र का, दूसरे गोत्र से, है ना, या एक स्थान में निवास करने वाले लोगों का किसी दूसरे स्थान में निवास करने वाले लोगों के साथ जब वैवाहिक संबंध स्थापित होता है तो इनको बहिर्विवाह के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? बहिर्विवाह का है अपने गोत्र, अपने कुल, अपने जाति से अलग किसी दूसरे कुल, जाति, गोत्र में विवाह करने को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह के नाम से जानते हैं। खासकर ये उच्च कुल में, राजघरानों में ये बहिर्विवाह की जो प्रथा है वो देखने को मिलती है। राजघरानों में, है ना, और साथ साथ जो उच्च
प्रतिष्ठित कुल है। इन कुलों में इस प्रकार से क्या एक ही गोत्र में, है ना, एक ही गोत्र से शादी करना क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं, और अन्य गोत्रों के साथ शादी करना शुभ मानते हैं। जैसा कि वर्तमान परिस्थिति में भी हम लोग देख सकते हैं कि एक ही गोत्र के लोग आपस में भाई बहनी मानते हुए, है ना, भाई बहन समझते हुए विवाह नहीं करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्विवाह। ठीक है। जो प्राचीन, है ना, महाभारत काल या उसके बाद जो प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ है, जिसको हम लोग भारत की सबसे प्राचीन कानून की ग्रंथ मानते हैं, किसको मानते हैं, मनुस्मृति को। किसको, मनुस्मृति को भारत की सबसे प्राचीन कानून की पुस्तक या ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जिसकी रचना काल 200 बीसी से 200 एडी है। ठीक है, 200 बीसी से 200 एडी या 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इस महान कानून की, है ना, जिसको हम लोग मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, भारत की सबसे प्राचीन कानून की ग्रंथ है। इसमें भी विवाह के 8 प्रकारों को बताया गया। क्या बताया गया है, विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ महाभारत में जब देवव्रत, जिनको हम लोग भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए जब काशी नरेश की कन्याओं का क्या किया, अपहरण किया, तब भीष्म ने भी इन्हीं 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया था, उल्लेख किया था। तो इस तरह से विचाराधीन काल में या महाभारत काल में विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। क्लियर हुआ, विवाह के कितने प्रकार माने गए हैं। तो विचाराधीन काल में या महाभारत काल में विवाह के 8 प्रकार को स्वीकार किए गए हैं या माने गए हैं, जिसकी जानकारी हमें, है ना, भारत की प्राचीन कानून की ग्रंथ मनुस्मृति से मिलती है, और महाभारत के एक महान योद्धा भीष्म पितामह के द्वारा भी महाभारत के कथानायक में 8 प्रकार की विवाहों की क्या की गई है, व्याख्या किए गए हैं। हम इन विवाहों को देखते हैं। पहला विवाह है जिसको ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं। इन 8 विवाह के प्रकारों में पहला विवाह कौन सा है, ब्रह्म विवाह। जब माता पिता की अनुशंसा से या माता पिता के संरक्षण में पुत्र पुत्रियों का, है ना, लड़के लड़कियों का क्या होता है, विवाह होता है, और पिता विवाह के समय अपनी पुत्री को अच्छे अच्छे वस्त्रों से, आभूषणों से अलंकृत करते हैं, सजाते हैं। इस विवाह को ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ, ब्रह्म विवाह क्या है, माता पिता के संरक्षण में जब उनके पुत्रों का या उनके संतानों का विवाह होता है, तो इनको ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं। और इन 8 प्रकार के विवाहों में सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम विवाह जो माना जाता है, तो इसी ब्रह्म विवाह को माना जाता है, जो जिसमें माता पिता की क्या होती है, सहमति और संरक्षण में ये विवाह किया जाता है, पूरे विधि विधान के साथ। क्लियर हुआ। दूसरा विवाह है प्रजापत्य विवाह। दूसरा विवाह क्या है, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह वह विवाह है जिसका एकमात्र एजेंडा, सिंगल उद्देश्य है संतान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, संतान की प्राप्ति। जब किसी ब्रह्म विवाह से हुए विवाह में, है ना, दाम्पत्य जीवन में जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या किसी विशेष प्रयोजन से संतान की इच्छा को लेकर जब पुनः विवाह किया जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रजापत्य विवाह। क्योंकि राजा महाराजा एक से अधिक पत्नी रखते थे, बहुविवाह रखते थे, क्योंकि जब उनको संतान चाहिए होती है, तो इस प्रकार के विवाह ये लोग करते हैं। क्लियर हुआ। प्रजापत्य विवाह क्या है, ऐसा विवाह जिसका उद्देश्य संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था, पूरे विधि विधान से, जिसमें वर वधू के धर्म कर्म सारे काम को समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तीसरा विवाह है दैव विवाह। तीसरा विवाह कौन सा है, दैव विवाह। जो पूजा पाठ करने वाले पुरोहित है ना, ऋषि है, इनके साथ जब लोग अपनी कन्या का विवाह करते हैं, तो ऐसी विवाह को क्या माना जाता है, दैव विवाह के नाम से या देव विवाह के नाम से माना जाता है। पुरोहितों के साथ पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों के साथ जब किसी कन्या का विवाह कराया जाता है, उनको दैव या देव विवाह के नाम से
जानते हैं। आगे चल के, है ना, इस देव विवाह में से एक सामाजिक विसंगति या कुरीति का जन्म होता है, जिनको हम लोग देवदासी प्रथा के नाम से जानते हैं। इसी देव विवाह से आगे चल के, है ना, एक कुरीति, समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी का जन्म हुआ, है ना, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा, इस प्रथा के अनुसार किसी कन्या का विवाह भगवान की मूर्ति के साथ करा दिया जाता था और उस कन्या को मंदिर में ही पुजारी के साथ रहना पड़ता था। इसी प्रथा को देवदासी प्रथा के नाम से जानते हैं, जिसका जन्म, है ना, देव विवाह के माध्यम से कालांतर में, इस तुरंत समय में नहीं हुआ था, लेकिन कालांतर में इसका रूप परिवर्तित हो गया और देवदासी एक कुप्रथा के रूप में समाज में विख्यात हो गया या कुख्यात हो गया। ठीक है। चौथा विवाह है, यदि महाभारत काल में या विचाराधीन काल में विवाह के जो चौथा प्रकार है उनको आर्ष विवाह, कौन से बोलते हैं? आर्ष विवाह। कन्या के पिता के द्वारा वर से एक जोड़ी पशु लेकर, चाहे गाय हो चाहे बैल हो, लेकर अपनी कन्या का विवाह किसी युवक के साथ या वर के साथ कर दिया जाता था। इस विवाह को आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? आर्ष विवाह, जब कन्या के पिता वर पक्ष से एक जोड़ी बैल या गाय प्राप्त कर अपनी कन्या का विवाह उस युवक के साथ कर देते थे, इनको आर्ष विवाह के नाम से जानते हैं। विवाह के 8 प्रकारों में, है ना, इन 4 प्रकारों को सबसे अच्छा माना जाता है और शेष 4 प्रकार जिनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं, इन 4 प्रकारों को निम्न श्रेणी का या अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखते हैं 5वां विवाह। 5वां विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब हम कह सकते हैं प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। कन्या और वर बिना अपने माता पिता की मर्जी और संरक्षण से चुपके से जब वो विवाह करते हैं, है ना, इनको क्या बोला जाता है? गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रेम विवाह। आजकल इस तरह के विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। ठीक है, गंधर्व विवाह समझ में आया? प्रेम विवाह। राजा महाराजा लोग, है ना, राजा लोग या खासकर क्षत्रिय लोग, इस काल की बात करें महाभारत काल में, तो खासकर क्षत्रिय लोग प्रेम विवाह करना अधिक पसंद करते थे। छठा है असुर विवाह। छठा है क्या है? असुर विवाह। इस विवाह में कन्या के पिता, है ना, लोगों से कुछ राशि लेकर अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर देते थे, जिनको असुर विवाह के नाम से जानते हैं। 7वां जो विवाह का प्रकार है वो है राक्षस विवाह। ये ऐसा विवाह होता था जिसमें कोई व्यक्ति किसी कन्या को जबरदस्ती, है ना, उठा के अपने साथ ले जाता था और वही उनके साथ विवाह कर लेता था। अर्थात उनको क्या कर, किडनैप कर सकते हैं ना, अपहरण करने के बाद, किसी कन्या का अपहरण करने के बाद उनको अपने साथ ले जाके विवाह कर लेते थे। इस विवाह को राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता है। विवाह का अंतिम, है ना, विवाह का अंतिम प्रकार है पिशाच विवाह, जिसको सबसे निम्न विवाह की श्रेणी में रखते हैं। निम्न क्यों रखते हैं? पिशाच विवाह वह विवाह होता था जब किसी लड़की को, है ना, या कन्या को कोई नशीली पदार्थ खिलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर उनकी नशे की हालत में ही उनके साथ विवाह कर लिया जाता था। तो ऐसे विवाह को पिशाच विवाह के नाम से जाना जाता था, जो इन 8 विवाहों में सबसे निम्न और घृणित विवाह का प्रकार था। तो इस प्रकार से विचाराधीन काल में या महाभारत काल में जो विवाह एक पवित्र धार्मिक कर्म होता था, जिसके 8 प्रकार मनुस्मृति और भीष्म पितामह के द्वारा बताया गया है। इनमें से ये 4, प्रथम 4 ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, इनको समाज के द्वारा ठीक समझा जाता था, उचित माना जाता था। शेष 4 गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस और पिशाच विवाह, इन चारों विवाहों को समाज के द्वारा निम्न विवाह के श्रेणी में रखा जाता था।
क्लियर हो गया विवाह। आगे देखते हैं इस विवाह के अलावा अन्य विवाह के जो प्रकार थे, जैसे हम लोग चर्चा किए अंतर विवाह और बहिर्विवाह। इसके साथ साथ समाज में बहुपति और बहुपत्नी प्रथा को भी देखने को मिलता है। बहुपति प्रथा क्या है कि एक कन्या का, एक स्त्री का एक से अधिक पति का होना बहुपति प्रथा है। महाभारत काल में ऐसे बहुत ही कम दृश्य देखने को मिले हैं। केवल महाभारत में हम देखते हैं कि जो पंचाली थी, है ना, द्रौपदी थी, है ना, जिनके 5 पुरुष से 5 पांडव उनके पति थे। इसी प्रथा को बहुपति प्रथा के नाम से जानते हैं। दूसरा विवाह के प्रकार में और देख सकते हैं हम बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा क्या है कि एक पुरुष एक से अधिक कन्याओं के साथ या विवाह करके एक से अधिक पत्नियां रखते थे। इस प्रथा को बहुपत्नी प्रथा के नाम से जानते हैं, या बहुविवाह कहते हैं, या बहुविवाह या बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष का एक से अधिक पत्नियों को रखना। जैसे हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी जो विचित्र वीर्य था, है ना, उनके 2 पत्नी थे, अंबालिका और अंबा। महाभारत काल की यदि हम बात करें तो महाभारत काल में विचित्र वीर्य था, जिनका पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुआ। उनके भी क्या थे, 2 पत्नी थी, अंबा और अंबालिका। जो विचित्र वीर्य का पुत्र था पांडु था, है ना, महाराज पांडु, उनकी भी 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। तो इसी प्रथा को, है ना, बहु विवाह या बहु पत्नी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस तरह जैसे बिंबिसार है, सम्राट अशोक है, इनके भी बहुत पत्नियां हुआ करते थे। खासकर राजा महाराजों में एक से अधिक पत्नी को रखने का चलन। जैसे रामायण काल में दशरथ जी के 3 पत्नियां थे, है ना। इसी प्रथा को बहुपत्नी प्रथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं स्त्री का गोत्र। आगे क्या देखते हैं, स्त्री का गोत्र। गोत्र का आशय होता है एक कुल विशेष, है ना, और ये गोत्र ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। किसी एक ऋषि के वंशज या उनके सदस्य एक गोत्र के कहलाते हैं। गोत्र का नामकरण, है ना, 1000 BC या ईसा पूर्व को गोत्र प्रथा का प्रारंभ 1000 BC या 1000 ईसा पूर्व को प्रारंभ होता है, जिसमें गोत्र प्रायः किसी ऋषि के नाम से प्रारंभ होता है। ठीक है, गोत्र क्या है, किसी ऋषि के नाम से प्रारंभ होता है और उनके सदस्य एक ही गोत्र के कहलाते हैं। विवाह के पश्चात कन्या या लड़की का, है ना, कन्या का गोत्र पति के गोत्र के नाम से संबोधित किए जाते हैं या जाने जाते हैं। अक्सर आज भी इसी तरह से ही गोत्रों का निर्धारण किया जाता है। विवाह के पहले कन्या का गोत्र पिता के गोत्र के नाम से जाना जाता है। विवाह के बाद उस कन्या का गोत्र अपने पति के गोत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस विचाराधीन काल में कहीं कहीं इसके अपवाद भी देखने को मिलता है। इसके अपवाद कहाँ देखने को मिलता है, तो 7 वाहनों में, इसमें 7 वाहनों में माता के गोत्र के नाम से पुत्र को पहचाना जाता था। इसके अलावा बाकी सभी समय अवधि में पिता के गोत्र के नाम से पुत्र को पहचाना जाता था। आज भी पिता के गोत्र के नाम से ही पुत्र को पहचाना जाता था। लेकिन केवल और केवल 7 वंशों के, है ना, 7 वाहनों के शासन काल में माता के गोत्र के नाम से पिता को पहचाना जाता था। जैसे सतपुत्री के नाम से हम जान सकते हैं, सातकर्णी, है ना, पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो इस प्रकार की गोमती पुत्र सातकर्णी, ऐसे 7 वाहनों के समय में माता के गोत्र के नाम से पिता की पहचान होती थी। बाकी के समय में या समाज में, क्योंकि समाज पितृवंशी था या पितृसत्तात्मक समाज था, तो इसमें पिता के गोत्र के नाम से पुत्र को पहचाना जाता था। हालांकि इस समय अवधि में विचाराधीन काल में पितृसत्तात्मक समाज था, फिर भी स्त्री का, है, नारी का माता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान या सम्मान प्राप्त होता था। इसी महाभारत में, है ना, जैसी कुंती सत्यवती है, जैसे सत्यवती भीष्म पितामह की
माता जी थी भीष्म पितामह अपने सारे कार्य को करने से पहले अपनी माता सत्यवती से डिस्कशन करते, बातचीत करते, उनसे आज्ञा लेते। वहीं दुर्योधन था जिनकी माता गंधारी थी। दुर्योधन अपनी माता की बात बिल्कुल नहीं सुनता था। जैसे कि उनकी माता गंधारी ने महाभारत की युद्ध के स्थान पर शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कही, लेकिन दुर्योधन उनको अस्वीकार कर दिया। और वही महाभारत में भीष्म पितामह ने, है ना, भीष्म पितामह अपने सारे निर्णय अपनी माता सत्यवती से पूछकर लिया करते थे। उसी तरह पांडव थे, है ना, 5 पांडव थे जो अपनी माता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विचाराधीन काल में स्त्री का माता के रूप में बहुत ही बड़ा महत्व और योगदान था। इस प्रकार से आज की कक्षा में ये विवाह, महाभारत के संबंध में परिवार की व्याख्या क्या था, विवाह के प्रकार क्या थे, नारी का महत्व क्या था, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किए हैं। कल वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वर्ग, बंधुत्व, जाति, इसके बारे में हमारा अध्ययन हो गया। अब देखेंगे वर्ग, जो प्राचीन समाज था वो किन वर्गों में किस प्रकार से विभक्त था। आज के लिए